बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स 2024 चैप्टर नंबर 20 एसी सर्किट्स, उसका पार्ट 12 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर देखिए, आपको लिंक शो हो जाएगा पिछले पार्ट का, और अगला पार्ट जो है वो आपको इसी वीडियो के एंड में आपको जो है अगला पार्ट मिल जाएगा। हर वीडियो के अंदर यही सेटअप मैंने रखा है, लेकिन जब तक प्लेलिस्ट में नहीं जाएंगे आपका मसला हल नहीं होगा। प्लेलिस्ट में जाने का एड्रेस मैं समझा देता हूँ, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए इसी स्क्रीन के नीचे आप देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा, उसमें देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 अब तक की बनी हुई सारी वीडियोस, कंप्लीट लेक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसमें सेल्फ असेसमेंट भी हैं, वर्कड एग्जाम्पल्स भी हैं, MCQs, CRQs, ERQs, न्यूमेरिकल सब कुछ हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएगी, क्योंकि आप सेकेंड ईयर फिज़िक्स में पढ़ रहे हैं तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक 13 के 13 चैप्टर बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आपको 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट जो है वो नज़र आ जाएगी। ठीक है भाई। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट हैं। 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक अल्हम्दुलिल्लाह बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। कंप्लीट बुक 11 केमिस्ट्री भी आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है भाई। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं फिर इस चैप्टर के अंदर। आज का टॉपिक है हमारा रिसोनेंस ऑफ पैरेलल RLC AC सर्किट। रटना नहीं, समझना है। ठीक है भाई। ये है हमारे पास रिसोनेंस ऑफ पैरेलल RLC AC सर्किट। पहले इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसके नोट्स की तरफ चलेंगे। सर्किट जो है ये हमारे पास सिंपल एक सर्किट बन गया। ठीक है। सर्किट वर्ड सर्किल से ही निकला है। सर्किल का मतलब यही है कि जो चीज़ जहाँ से चले दोबारा वहीं पहुँच जाए। इसी सर्किल वर्ड से सर्किट बना है, इसी से साइकिल भी बना है। तो यहाँ से इस वायर के अंदर क्या चीज़ जा रही है जो दोबारा वहीं पहुँच रही है? चार्जेस पहुँच रहे हैं। ठीक है। यहाँ से निकल के यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ, ये चार्जेस वापस आ गए। ठीक है। कहाँ से निकल रहे हैं? ये सोर्स से निकल रहे हैं। ये सोर्स क्या है? ये आपकी घर में जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है वो भी हो सकता है। ये सोर्स बैटरी भी हो सकती है। बैटरी तो खैर नहीं, क्योंकि ये AC है ना, अल्टरनेटिंग करंट। बहरहाल तो ये सोर्स है जो कि आपको वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है। वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड कर रही है, उसी से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो ये बन गया सर्किट। अब इस सर्किट के अंदर आप रेसिस्टर लगा दें, इस सर्किट के अंदर आप इंडक्टर लगा दें, इस सर्किट के अंदर आप कैपेसिटर लगा दें। लेकिन कैसे? पैरेलल कैसे लगेंगे? ऐसे लगेंगे कि ये लग गया रेसिस्टर, ये लग गया इंडक्टर, और ये फाइनली इस जगह पर कैपेसिटर जो है वो भी लग गया। तो ये हमने लगा दी है। सर्किट अभी भी देखें उसी तरह बरकरार है, चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहे हैं। वोल्टेज, अच्छा ये कौन सा सर्किट है? ये पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट और सीरीज़ सर्किट का फ़र्क जो है वो बुनियादी तौर पर यही है कि सीरीज़ सर्किट के अंदर अमाउंट ऑफ करंट सेम पहुंचता है पूरे सर्किट में लगे हुए एलिमेंट्स में। जैसे कि ये एलिमेंट लगा हुआ है रेसिस्टर, ये एलिमेंट लगा हुआ है इंडक्टर, कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एलिमेंट लगा हुआ है कैपेसिटर। तो इन तक अमाउंट ऑफ करंट सेम पहुंचता है किसमें? सीरीज़ सर्किट में। लेकिन ये पैरेलल सर्किट है, इसमें वोल्टेज तो सेम है पूरे के पूरे सर्किट में, सारे एलिमेंट्स में, लेकिन करंट जो है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है।
इस रेसिस्टर में करंट डिफरेंट है, इस इंडक्टर में करंट डिफरेंट है, इस कैपेसिटर में करंट डिफरेंट है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये बन गया हमारे पास पैरेलल RLC AC सर्किट। तो सर्किट मैंने पहले क्लियर किया आपको वो क्या होता है, उसके बाद मैंने सीरीज़ और पैरेलल सर्किट आपको क्लियर किया, और रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगा के मैंने आपको बता दिया कि ये सर्किट जो है, और क्योंकि ये तीनों पैरेलल लगे हुए हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इसलिए ये सर्किट हमारे पास बना पैरेलल RLC सर्किट। अब एक चीज़ रह गई है जो कि ये रिसोनेंस है। इस रिसोनेंस का क्या चक्कर है ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। वैसे नॉर्मली फ़िज़िक्स में हम ये देखते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है चीज़ों की। इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझ लीजिए। रिसोनेंस, रिसोनेंस ये वेव्स से मुताल्लिक है, फ्रीक्वेंसी ये वेव्स से मुताल्लिक है, ठीक है, वेव्स से मुताल्लिक है। चीज़ों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, कोई भी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। इस मार्कर की भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इस बोर्ड की भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी ऑब्जेक्ट की उसको कहते हैं कि अगर जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लग रही हो, उसके बग़ैर ही वो चीज़ जो है फ्रीक्वेंट हो, हरकत कर रही हो। कोई भी ऑब्जेक्ट हरकत करे, फ्रीक्वेंट हो जाए बग़ैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के। लेकिन ये मामला जो आपको नज़र आता है बग़ैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के, ये आपको नज़र आता है वेव्स में, या फिर आपको ऐसी चीज़ों में नज़र आता है जो वेव्स जैसी हरकत करती हैं। जैसे कि सिंपल पेंडुलम है, स्प्रिंग है। सिंपल पेंडुलम को अगर आप देखें, आप सिंपल पेंडुलम को यहाँ से यहाँ तक हरकत देते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक आपने हरकत दी है, फोर्स लगी है, यहाँ से यहाँ तक ये आ गया। अब जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये दोबारा यहाँ से यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहीं तक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ जब आ चुका ये, तो अब इसकी फ़ोर्स ज़ीरो हो गई। वो जो आपने फ़ोर्स लगाई थी ना, यहाँ से जो आप यहाँ तक लेके गए थे, आपकी फ़ोर्स लगी थी, और वही फ़ोर्स आपकी इसमें स्टोर हो गई थी। उसी फोर्स ने इसको यहाँ से यहाँ तक वापस लेके आया। ये का मामला तमाम हो गया। इससे आगे ये चलेगा, यूँ आएगा, यूँ आएगा, यूँ आएगा, यूँ आएगा। अब ये जो इसकी हरकत हो रही है, ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसके पीछे कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। इसको हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो अगर कोई वेव जब जाके टकराएगी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, और उस दूसरे ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस वाली वेव की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये वेव्स आपस में मिलेंगी और उसके नतीजे में एक नई वेव बनेगी जिसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी। जिसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी, वो ज़्यादा बड़ी होगी। तो इसको हम कहते हैं रिसोनेंस। इसको हम कहते हैं रिसोनेंस। एक कोई वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी दूसरी कोई वेव है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, तो इसके नतीजे में इनके मिलने से फिर क्या होगा, एक बड़ी वेव बनेगी। बड़ी वेव बनेगी। ये बड़ी वेव का बनना नेचुरल फ्रीक्वेंसी का दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होने के नतीजे में बड़ी वेव का बनना, ये रिसोनेंस कहलाता है। समझ में आ गई बात आपको? एग्जैक्टली यहाँ पर फिर वेव का ही कोई चक्कर होगा, और वेव का चक्कर होगा तो वेव्स के मिलने का भी चक्कर होगा, और वेव्स के मिलने के बाद जो है बड़ी वेव के बनने का भी चक्कर होगा। तो यहाँ पर जो वेव्स मिल रही हैं, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसीज़ मिल रही हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज़ मैच कर रही हैं, जिसकी वजह से ये रिसोनेंस वाला मामला यहाँ पर भी हो रहा है। लेकिन कहाँ हैं वेव्स? यहाँ पे मेन चीज़ ये समझ में आने वाली है, कहाँ हैं वेव्स। तो मैं आपको वेव्स बता देता हूँ कि वेव्स कहाँ पर हैं। लेकिन आप वेव और एनर्जी का ज़रा कॉन्सेप्ट ताल्लुक़ समझ लीजिए, फिर आपको आसानी हो जाएगी। ये वेव्स जो होती हैं बेसिकली ये गाड़ियाँ होती हैं जिनके ऊपर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है।
ठीक है, बात को ज़रा समझिएगा। ये वेव वो गाड़ियाँ होती हैं जो एनर्जी को अपने ऊपर लेके जाती हैं, यानी कि ये एनर्जी कैरियर होती हैं। अब एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये वेव जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगी, उसकी स्पीड वेव की ज़्यादा होगी। अगर एनर्जी कम है तो इस वेव की रफ्तार भी कम होगी। बात को ज़रा समझिएगा। अगर ये एनर्जी ज़्यादा लेके जा रही हैं तो इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर ये एनर्जी कम लेके जा रही हैं तो इसकी स्पीड जो है वो कम होगी। इसकी स्पीड की जो बात कर रहा हूँ ना, मैं असल में इसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, कितनी फ्रीक्वेंट है ये। तो ज़्यादा एनर्जी लेके जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। और अगर ये कम एनर्जी लेके जा रही हैं तो इसका मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब ये कम फ्रीक्वेंट हैं, इनकी रफ्तार कम है। तो फ्रीक्वेंसी का एनर्जी के साथ मैंने आपको ताल्लुक़ बताया, फ्रीक्वेंसी का एनर्जी के साथ मैंने आपको ताल्लुक़ बताया। तो आपको वेव का काम भी पता लग गया कि ये एनर्जी को लेके जा रही हैं, और ज़्यादा एनर्जी लेके जाएंगी तो वो वेव ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगी, कम एनर्जी लेके जाएंगी तो वो वेव कम फ्रीक्वेंट होगी। लेकिन अभी भी बात पल्ले नहीं पड़ रही, इसके अंदर एनर्जी कहाँ से आ गई, इसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ गई, या इसमें वेव ही कहाँ से आ गई। मैंने अभी आपको बताया अगर एनर्जी होगी तो वेव का तो होना शर्त है, वेव का तो होना शर्त है, क्योंकि एनर्जी वेव की शक्ल में ही अपने वजूद को बरकरार रखती है। अगर इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है, ज़रा बात को समझिएगा। एनर्जी अगर इसमें इस सर्किट में स्टोर हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर वेव भी होंगी, वेव भी होंगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि एनर्जी का ताल्लुक वेव से ही है। एनर्जी अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए एनर्जी को वेव चाहिए। तो अगर इसमें एनर्जी आ जाएगी तो ख़ुद ब खुद इसमें वेव आ जाएंगी, और जब वेव दो किस्मों की आ जाएं तो एनर्जी भी दो किस्मों की होंगी। ठीक है, अगर वेव दो किस्मों की वेव हो जाएं, टू काइंड्स की वेव हो जाएं, तो क्या होगा, दो किस्म की एनर्जी भी हो जाएंगी, और दो काइंड की जब वेव होंगी, और अगर इनमें से एक वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी दूसरी वेव से मैच कर जाती है, एक वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, तो क्या होगा, रिसोनेंस होगा, रिसोनेंस। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एक बड़ी वेव। और बड़ी वेव का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, दोबारा इसी साइड पे आ जाइए। थोड़ा कॉन्सेप्ट मुश्किल है लेकिन कोशिश करेंगे समझने की तो समझ जाएंगे आप। तो ये हमारा सर्किट है, इसके अंदर हमारे पास रेसिस्टर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो ये आधा नाम तो हमें समझ में आ रहा है कि पैरेलल RLC AC सर्किट, ये तो समझ में आ रहा है कि भाई एक ऐसा सर्किट है जो अल्टरनेटिंग करंट से बना हुआ है, और उसमें ये तीन एलिमेंट रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं पैरेलल। लेकिन रिसोनेंस का क्या चक्कर है, फिर रिसोनेंस का मैंने फिज़िक्स में आपको बताया कि जब एक वेव की फ्रीक्वेंसी दूसरी वेव की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है और ये दोनों वेव्स मिलती हैं तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इसके नतीजे में एक बड़ी वेव जो है वो बनती है। मैंने आपको ये समझाया। फिर मैंने आपको एनर्जी का ताल्लुक वेव के साथ बताया कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वेव के ऊपर बैठ के जाती है। अगर वेव ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगी तो इसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, अगर वेव कम फ्रीक्वेंट होगी तो इसमें कम एनर्जी होगी। तो
आसानी के साथ आप वेव की हरकत को देख के, सिर्फ वेव की फ्रीक्वेंसी को देख के, सिर्फ वेव की स्पीड को देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि यार इसमें एनर्जी ज़्यादा है या कम है, अगर दो वेव्स आपके सामने आ जाएं तो। ठीक है, ये बात भी मैंने बताई। अब यहाँ पर आने के बाद ये हम देखते हैं कि इसमें एनर्जी आ कहाँ से गई, पहली बात। और अगर एनर्जी है तो डेफिनेटली एनर्जी है तो वेव भी होगी, ये बात तय है। और अगर एनर्जी दो किस्मों की है तो वेव भी दो किस्मों की होंगी। और अगर ये दो किस्मों की वेव जो हैं, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? रिसोनेंस निकलेगा। तो ये एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर टू डिफरेंट एनर्जीज़ की, टू डिफरेंट वेव्स जो हैं, जिनकी एनर्जी मैच कर जाती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, ये इस किस्म का सर्किट है जिसमें दो किस्मों की वेव्स हैं और दो किस्मों की एनर्जीज़ हैं। और ये दो किस्मों की जो वेव्स हैं उनकी क्या है? फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। और फ्रीक्वेंसी मैच करने की वजह से क्या हो रहा है? रिसोनेंस हो रहा है यहाँ पर। अब ये दो किस्मों की एनर्जी और दो किस्मों की वेव्स जो हैं, ये कहाँ पर हैं? तो आप देखिए, आपको ये नज़र आ रहा है इंडक्टर, ये एल से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा है कैपेसिटर। ये क्या काम करते हैं? ये एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं, एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं। और अगर एनर्जी स्टोर हो रही होगी तो क्या एनर्जी किस में स्टोर होगी? वेव्स की शक्ल में स्टोर होगी। यहाँ पर भी वेव्स की शक्ल में स्टोर होगी। तो ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है। मैंने कहा ना, दो किस्मों की एनर्जीज़ हैं तो दो किस्मों की वेव्स निकलेंगी। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस इंडक्टर के अंदर होती है मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है। इस कैपेसिटर के अंदर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो रही है, इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो रही है। तो यहाँ की वेव्स जो हैं वो अलग और यहाँ की वेव्स जो हैं वो अलग। समझ में आ गई बात आप? तो अब एनर्जी का तो मसला हल हो गया कि इस सर्किट में एनर्जी तो मौजूद है। ये इंडक्टर और कैपेसिटर, इनका काम ही ये है थोड़े से फ़र्क के साथ एनर्जी को स्टोर करना। और एनर्जी स्टोर होगी तो किस शक्ल में होगी? वेव की शक्ल में होगी। और अगर इनकी वेव्स दोनों की मैच कर जाती हैं तो क्या होगा? रिसोनेंस होगा। क्या होगा? रिसोनेंस होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अब ये तो चलें हो गया, यहाँ पर भी एनर्जी है, यहाँ पर भी एनर्जी है, यहाँ पर भी वेव्स हैं, यहाँ पर भी वेव्स हैं। ये दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो रिसोनेंस होगा। सर ये बात भी समझ में आ गई, बिल्कुल रिसोनेंस होगा। इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? अब करंट की तरफ आ जाइए। हमने इसमें क्या डिस्कस की थी बात शुरू में कि वोल्टेज तो कॉमन रहेगा पूरे सर्किट के अंदर, तीनों एलिमेंट्स में वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन करंट जो है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर रेसिस्टर में करंट डिफरेंट होगा, यहाँ पर डिफरेंट होगा और यहाँ पर डिफरेंट होगा। समझ आ रही है बात आपको? तो ये करंट जो है इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, इस रिसोनेंस से इस करंट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। और पता है करंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा कि इस जगह पर और इस जगह पर करंट ज़ीरो हो जाएगा। करंट यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, इस जगह पर भी, इस जगह पर भी करंट ज़ीरो हो जाएगा। सप्लाइड करंट, जिसको IS में कह रहा हूँ, सप्लाइड करंट, वो करंट जो कि सप्लाई किया जा रहा है IS, और वही सप्लाइड करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है रेसिस्टर में, इंडक्टर में, कैपेसिटर में। तो इसी सप्लाइड करंट का कुछ हिस्सा रेसिस्टर में जा रहा है, इसी सप्लाइड करंट का कुछ हिस्सा इंडक्टर में जा रहा है, इसी सप्लाइड का कुछ हिस्सा इस कैपेसिटर में जा रहा है। और जब ये इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर अगर ये करंट ज़ीरो हो जाएगा तो करंट पूरे सर्किट में बचेगा किस जगह पर? इस जगह पर, रेसिस्टर पर। यही बचेगा ना, सिर्फ ये रेसिस्टर के पास ही बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सप्लाइड करंट है वो किसके बराबर हो जाएगा इस पूरे सर्किट में? सिर्फ रेसिस्टर वाले करंट के साथ बराबर हो जाएगा।
सप्लाइड करंट रेसिस्टर में मौजूद करंट के बराबर हो जाएगा। यहाँ तो करंट दोनों ज़ीरो हो गए ना। अभी ये बात रहती है कि ये ज़ीरो कैसे हो गया करंट, यहाँ पर ये बात अभी रहती है। ये जब होता है ज़ीरो जब रिसोनेंस होता है, ये जब होता है ज़ीरो जब यहाँ पर मौजूद डिफरेंट एनर्जीज़ की, डिफरेंट वेव्स की फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं और रिसोनेंस होता है, तब जाके यहाँ पर करंट ज़ीरो होता है। लेकिन कैसे? आसान सी बात है। मैथमेटिक्स में आप में से एक भी कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये बात नहीं पता है कि ये +2 और ये -2 अगर एक साथ हों तो क्या जवाब निकलेगा? ज़ीरो। ऐसे ही होगा। इसके अलावा ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर फिज़िक्स में आप देखें तो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर, एक वेक्टर की डायरेक्शन यूँ है, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो यूँ है। अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो और दोनों वेक्टर की लेंथ जो है वो सेम हो, ठीक है, इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन का वेक्टर है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन का, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, तो ये दोनों वेक्टर पता है क्या करेंगे? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह +2 -2 ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो मैथमेटिक्स में ज़ीरो का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, वेक्टर्स में भी मैंने आपको ज़ीरो का कॉन्सेप्ट दे दिया। यहाँ पर भी ऐसा ही मामला होगा, यहाँ पर भी ऐसा ही मामला होगा। ये इंडक्टर जब बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा, ये कैपेसिटर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा, तो ये स्टोरेज होगी कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि ये इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है इस तरह कि जब ये डिस्चार्ज होता है, अब मैं स्टोरेज को डिस्चार्ज और चार्ज से बोल रहा हूँ, तो ये कैपेसिटर कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो ये इंडक्टर चार्ज होता है, और जब ये इंडक्टर डिस्चार्ज होता है तो ये कैपेसिटर चार्ज होता है। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो है असल में ये एनर्जी की ही मूवमेंट है। तो यहाँ से एनर्जी वेव्स की शक्ल में इसके पास जा रही है तो ये चार्ज हो रहा है, और यहाँ से एनर्जी वेव्स की शक्ल में इसके पास आ रही है तो ये चार्ज हो रहा है और ये डिस्चार्ज हो रहा है। मतलब इसको चार्ज होने के लिए इसको डिस्चार्ज होना ज़रूरी है, और इसको चार्ज होने के लिए इसको डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। ये आपस में ही एक दूसरे के साथ एनर्जी खेलते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर। लेकिन ये जो आपस में खेलने का मामला होता है ये कम और ज़्यादा का होता है। अब यहाँ केमिस्ट्री में ये केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन मैं वो उस साइड पे आपको नहीं लेके जाऊँगा। बस आप ये समझ लीजिए कि इंडक्टर जो है ये अगर 100 जूल्स जो है एनर्जी रखता है तो ये 100 जूल्स में से 80 जूल्स इसको दे देगा, ये 80 जूल्स चार्ज हो जाएगा, इसके पास 20 जूल्स बच जाएंगे। अब ये 80 जूल्स चार्ज होने के बाद अपनी एनर्जी इसको देना शुरू कर देगा, तो ये 80 जूल्स से कम होना शुरू होगा, 70, 60, 50 जूल्स होगा, और यहाँ पर एनर्जी यहाँ आएगी और इसको चार्ज करना शुरू कर देगी। फिर ये ठीक ठाक चार्ज होगा। मतलब शुरू में अगर हम देखेंगे ना तो कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में अनइक्वलिटी होगी, अनइक्वलिटी, बराबरी नहीं होगी। यहाँ पर एनर्जी का अमाउंट और यहाँ पर एनर्जी का अमाउंट बराबर नहीं होगा। सपोज़ करते हैं शुरू में जो है वो यहाँ पर 50 जूल्स हैं, यहाँ पर 30 जूल्स हैं, तो यहाँ पर 70 जूल्स हैं। थोड़ा आगे चल के ये 70 जूल्स हो जाता है, ये 30 जूल्स हो जाता है। फिर थोड़ा आगे चल के बराबर का मामला हो जाता है कि ये 50 जूल्स जो है वो चार्ज होता है, तो ये 50 जूल्स जो है वो डिस्चार्ज होता है। फिर ये 50 जूल्स जो है वो डिस्चार्ज होगा, तो ये 50 जूल्स जो है वो चार्ज होगा। अब ये बराबरी का मामला हो गया। पता है ये जो बराबरी का मामला हुआ है अब 50-50 का, कि 50% ये डिस्चार्ज हो रहा है तो 50% ये चार्ज हो रहा है। अब जो ये बराबरी का मामला हुआ है इसी को तो हम मैचेस भी कहते हैं ना, कि ये आपस में मैच कर गया है। इन दोनों की एनर्जीज़ हालांकि डिफरेंट हैं, दोनों की एनर्जीज़ हालांकि डिफरेंट हैं, लेकिन मैच कर गई हैं। 50 जूल्स 50 जूल्स, इन दोनों की एनर्जीज़ हालांकि डिफरेंट हैं लेकिन मैच कर गई हैं। इसकी भी 50 जूल्स, इसकी भी 50 जूल्स। तो वेव्स जो यहाँ पर होंगी और जो वेव्स यहाँ पर होंगी
डिफरेंट हैं लेकिन मैच कर गई हैं। और जब ये पॉइंट आएगा कि यहाँ पर मौजूद वेव्स और यहाँ पर मौजूद वेव्स, यहाँ पर मौजूद ऑसिलेशन, इसको ऑसिलेशन भी कहते हैं, यहाँ पे मौजूद ऑसिलेशन और यहाँ पर मौजूद ऑसिलेशन ये मैच कर जाएंगी आपस में, तो फिर क्या होगा? रिसोनेंस होगा। क्या होगा? रिसोनेंस होगा। लेकिन इस वाले रिसोनेंस से ये वाला रिसोनेंस थोड़ा सा हटके होगा। वजह क्या? क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज जब आपस में मैच कर रही हैं तो फिर क्या कर रही हैं? एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। ये पॉजिटिव 50 है तो ये नेगेटिव 50 है। समझ में आ रही है बात आपको? तो जब आपने वोल्टेज सप्लाई किए, वोल्टेज ने ये करंट जो है वो सप्लाई किया, ये करंट इनके पास भी गया, इसके पास भी गया, दोनों ने स्टोरेज का सिस्टम शुरू कर दिया। इसने भी स्टोर करना शुरू कर दिया चार्जेस को, इसने भी चार्जेस को स्टोर करने शुरू कर दिया। इसने चार्जेस को अपनी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करना शुरू कर दिया, इसने चार्जेस को अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे चार्जेस स्टोर होते गए, इसका मतलब दूसरा क्या हुआ? वैसे वैसे एनर्जी स्टोर होती गई। और इसका तीसरा मतलब क्या हुआ? वैसे वैसे वेव्स की शक्ल में एनर्जी स्टोर होती गई। लेकिन यहाँ पर ये जो एनर्जी है इसको पॉजिटिव कहेंगे हम और इसको नेगेटिव कहेंगे हम। ये पॉजिटिव एसिलेशन है तो ये नेगेटिव ऑसिलेशन है। और जब इनमें रिसोनेंस का मामला होगा, बराबर का मामला होगा, तो इसकी मिसाल पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की बिल्कुल ये होगी कि एक +50 होगा तो दूसरा -50 होगा, तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? 0, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ करंट 0 हो गया। करंट 0 हो गया। तो ये एक ऐसा पैरेलल RLC AC सर्किट है जिसके अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर के ऊपर आपका करंट 0 हो जाता है। फिर जो सप्लाइड करंट है वो किसके बराबर होगा? बीच में क्या बचता है? सिर्फ रेसिस्टर बचता है। तो आपका सप्लाइड करंट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका सप्लाइड करंट जो है वो करंट इन रेसिस्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट मिल गया। ये है इस सारा का सारा सिनेरियो। अब इसकी डेरिवेशन जब मैं करूँगा तो फिर आप देखिएगा कि आखिर में आपका सप्लाइड करंट जो है वो करंट इन रेसिस्टर के बराबर ही आएगा मैथमेटिकली भी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। रिसोनेंस का भी कॉन्सेप्ट दे दिया। अब इसके नोट्स की तरफ चलते हैं। अब इसके नोट्स की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहला सवाल कोई आपसे पूछता है व्हाट, देखें इसी से बातचीत शुरू होती है। आपसे कोई पूछता है भाई ये रिसोनेंस ऑफ पैरेलल RLC AC सर्किट क्या है, तो आप उसको बताएं भाई पहले रिसोनेंस तो बाद में समझाऊंगा, पहले ये पैरेलल RLC AC सर्किट, इसका जवाब ले लें, फिर रिसोनेंस भी बताता हूँ। तो इसका जवाब क्या है? अ टाइप ऑफ सर्किट। आप हेडिंग्स को फॉलो कीजिएगा, देखें मैं हेडिंग्स भी बनवाता हूँ। अ टाइप ऑफ सर्किट, सर्किट की ये वो टाइप है, अ टाइप ऑफ सर्किट, सर्किट की ये वो टाइप है इन विच रिजल्टेंट करंट, जिसमें रिजल्टेंट करंट जो है, रिजल्टेंट करंट जो है, रिजल्टेंट करंट I इज़ इन फेज, इज़ इन फेज, वो इन फेज हो जाता है विथ सप्लाई वोल्टेज, विथ सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा सर्किट जिसके अंदर रिजल्टेंट करंट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? सप्लाई वोल्टेज के। जितना वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हैं उसके बराबर हो जाएगा आपका रिजल्टेंट करंट। आखिर में बच जाने वाला, मैंने अभी बताया था ना, रेसिस्टर में सिर्फ आपका करंट बचेगा। आपका सप्लाइड करंट मींस आपका सप्लाइड वोल्टेज,
सप्लाइड करंट मीन्स आपका सप्लाइड वोल्टेज जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका रिजल्टेंट करंट के बराबर हो जाए। ये रिजल्टेंट करंट कौन सा है, ये रिजल्टेंट करंट वो है जो आखिर में बच रहा है। ये रिजल्टेंट करंट वो है जो आखिर में बच रहा है, जो इंडक्टर पे करंट ज़ीरो हो गया है, जो कैपेसिटर पे करंट ज़ीरो हो गया है। रिजल्टेंट करंट वही है जो कि रेसिस्टर पे। ठीक है भाई, और इसकी दूसरी डेफिनेशन भी नोट कर लीजिए। और अ टाइप ऑफ सर्किट, ये सर्किट की वो टाइप है दैट प्रोड्यूसेस जो कि प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोड्यूसेस पैरेलल रिसोनेंस आल्सो कॉल्ड, इस पैरेलल रिसोनेंस को एक और नाम दिया जाता है आल्सो कॉल्ड एंटी रिसोनेंस। अब यहाँ पर रिसोनेंस के मतलब की तरफ चलते हैं। रिसोनेंस मीन्स अब जब आपने पैरेलल RLC AC सर्किट का उसको जवाब दे दिया कि भाई ये है, अब आप बताएं अब रिसोनेंस का मतलब भी आप समझ लें। रिसोनेंस मीन्स when both current and voltage becomes in phase, जब करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज़ हो जाते हैं। अब ये बात समझ नहीं आ रही होगी ये इन फेज़ का क्या मतलब है। भाई वेव फॉर्म बताई थी ये वाली, शुरू में बताता हुआ आ रहा हूँ ना, वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम करंट को भी वोल्टेज को भी। तो जब वोल्टेज की वेव करंट की वेव के बिल्कुल बराबर हो जाए, कि जिस जगह इस पॉइंट पर ये वेव चलती भी आती है ना यूं यूं यूं, तो यहाँ से इस पॉइंट पे वेव ये चलती हुई आ रही है वोल्टेज, उसी वक्त इसके साथ करंट की वेव भी आ रही हो और इस पॉइंट पर पहुँचे, तो इस पॉइंट पर करंट और वोल्टेज दोनों की वेव्स एक साथ पहुँची हैं, तो दोनों वेव्स को हम क्या कहेंगे, ये दोनों वेव्स इन फेज़ हैं। इसका दूसरा मतलब पता है क्या, आसान सा, भाई दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो रिसोनेंस मीन्स व्हेन बोथ करंट एंड वोल्टेज बिकम्स इन फेज़, जब दोनों इन फेज़ हो जाएं। ठीक है भाई। तो रिसोनेंस का मतलब समझ में आ गया। अब एट रिसोनेंस व्हाट हैपेंस, रिसोनेंस पे होता क्या है, एट रिसोनेंस व्हाट हैपेंस, एट रिसोनेंस क्या होगा, देयर विल बी लार्ज सर्कुलेटिंग करंट, देयर विल बी लार्ज सर्कुलेटिंग करंट, देयर विल बी लार्ज सर्कुलेटिंग करंट। अब आप बोलेंगे रिसोनेंस पे तो करंट सर आप ज़ीरो बता रहे थे, यहाँ पर लार्ज सर्कुलेटिंग करंट हो जाएगा। अब आप बता रहे हैं लार्ज सर्कुलेटिंग करंट होगा। भाई थोड़ा तसल्ली रखें, अभी बात चल रही है, ठीक है। शुरू में वाकई लार्ज हो जाएगा बहुत, ठीक है, शुरू में वाकई करंट लार्ज होगा बहुत ज़्यादा, इंडक्टर पे भी कैपेसिटर पे भी। लेकिन देखें उसका रिजल्ट क्या निकलेगा आखिर में, एट रिसोनेंस देयर विल बी लार्ज सर्कुलेटिंग करंट between इंडक्टर एंड कैपेसिटर। वाई, क्यों होगा भाई, वाई क्यों होगा, इतना बहुत ज़्यादा मिकदार में करंट इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में जब रिसोनेंस होगा तो क्यों होगा, वजह क्या होगी, बिकॉज ऑफ, इसकी वजह लिख लें, जगह थोड़ी है ऊपर लिखता हूँ,
वाई, वाई यहाँ से शुरू करके, वाई बिकॉज ऑफ, वाई बिकॉज ऑफ एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब वेव्स, ऑसिलेशन मतलब वेव्स, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन दैट प्रोड्यूसेस करंट, दैट प्रोड्यूसेस करंट, कि जब रिसोनेंस होगा तो उस वक्त ऑसिलेशंस जो होंगी, वेव्स होंगी, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और उस बहुत ज़्यादा एनर्जी की वजह से रिसोनेंस के ऊपर लार्ज क्वांटिटी आ जाएगी, किसकी, लार्ज क्वांटिटी, लार्ज सर्कुलेटिंग करंट, सॉरी मैं करंट लिखना भूल गया, लार्ज सर्कुलेटिंग करंट, मेन वर्ड तो भूल ही गया, लार्ज सर्कुलेटिंग करंट जो मौजूद होगा बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे वजह ये है कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन जो है, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, बिकॉज ऑफ एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर के दरमियान में जो वेव्स हरकत कर रही हैं, जो एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में करंट जो है यहाँ पर मौजूद होगा, बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में करंट जो है वो यहाँ पर मौजूद होगा। वाई, बिकॉज ऑफ एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन की एनर्जी की वजह से। और यही एनर्जी क्या प्रोड्यूस कर रही है, दैट प्रोड्यूसेस करंट रिसोनेंस, दैट प्रोड्यूसेस करंट रिसोनेंस। ये करंट रिसोनेंस क्या है, करंट की वो मिकदार जो कि रिसोनेंस की वजह से आपके सामने आ रही है, उसको कहते हैं। ठीक है भाई, आगे अभी पॉइंट रहते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग डालना आप, स्टोरेज ऑफ सर्किट एनर्जी, स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ सर्किट एनर्जी, स्टोरेज ऑफ सर्किट एनर्जी क्या है ये, नोट कर लीजिए। अ पैरेलल रिसोनेंट सर्किट, अ पैरेलल रिसोनेंट सर्किट, यही वाला सर्किट, मतलब इसी सर्किट की बात हो रही है। अ पैरेलल रिसोनेंट सर्किट या फिर पैरेलल LRC AC सर्किट, ठीक है ना भाई, ये इसी सर्किट की बात हो रही है। अ पैरेलल रिसोनेंट सर्किट स्टोर्स एनर्जी, स्टोर्स एनर्जी, कि ये जो है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर, इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर एंड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर। ठीक है भाई, अगला पॉइंट है, दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव, दिस एनर्जी in the form of waves, this energy in the form of waves constantly being transferred, constantly being transferred, this energy in the form of waves constantly being transferred back and forth, back and forth, आगे पीछे जो है ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आगे पीछे जो है वो हरकत करती रहती है बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। याद आया ना, शुरू में मैंने आपको ये बात बताई थी कि इंडक्टर और कैपेसिटर के दरमियान ये एनर्जी जो है वो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हरकत करेगी, किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। लेकिन ये हरकत होने से पहले एनर्जी वहाँ पर स्टोर होगी इंडक्टर में और कैपेसिटर में। और किस जगह पर स्टोर होगी,
इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में और कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस पे एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा फिर? इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ज़ीरो करंट, ज़ीरो करंट। इसका ये नतीजा निकलेगा कि करंट ज़ीरो हो जाएगा एंड ज़ीरो एनर्जी, और एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी, एंड ज़ीरो एनर्जी। खैर एनर्जी तो एनर्जी तो ज़ीरो नहीं हो सकती, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी हीट की शक्ल में, रिलीज़ आउट हो जाएगी, जिसको हम ये कहते हैं कि एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। हाउ एंड वाई, कैसे होगा ये एनर्जी, कैसे होगा ये करंट, इसको छोड़ दें, एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। ये फिर मैथ साइंटिफिकली ये बात गलत हो जाएगी ना, करंट ज़ीरो हो जाएगा। हाउ, करंट कैसे ज़ीरो होगा, वाई, क्यों ज़ीरो होगा? इस क्यों का जवाब अपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन, अपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन, अपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन of forwarding and backwarding, of forwarding and backwarding, of forwarding and backwarding waves of energy, waves of energy cancels each other effect, cancels each other effect. At इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये काम होगा भाई। ठीक है भाई। हाउ एंड वाई, कैसे होगा और क्यों होगा, कि जब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाएगी इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में और कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा, अपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्डिंग एंड बैकवर्डिंग वेव्स। अपोजिट डायरेक्शन होगी लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड होगी फॉरवर्डिंग वेव्स की और बैकवर्डिंग वेव्स की। फॉरवर्डिंग वेव्स जा रही होंगी इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड से और बैकवर्ड वेव्स आ रही होंगी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड से। इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी, अपोजिट इन डायरेक्शन होंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, रिजल्ट ज़ीरो करंट होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं मैथमेटिकली। अब इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली आपको पता है कि ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज बराबर होता है करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट के। ये ओम्स लॉ कहता है। इसी को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्योंकि करंट तीन जगहों पे जा रहा है, रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो ये वो करंट है जो कि रेसिस्टर की साइड पर है, ये वो करंट है जो कि इंडक्टर की साइड पर, और ये वो करंट है जो कैपेसिटर की साइड पर। ये V अपॉन R हो जाएगा, तो ये V अपॉन R। ठीक है भाई, ये R छोटा बना दूँ, L भी छोटा बना दूँ, C भी छोटा। अच्छा, इंडक्टर की अगर बात करें तो आपको पता है इंडक्टर में हम किसके बराबर करते हैं, V को, V अपॉन XL के बराबर होता है। याद, जो इंडक्टर में रिएक्टेंस होती है उसको XL से रिप्रेजेंट करते हैं, XL से। ठीक है भाई। और XL जो है, अगर आपको याद हो पिछले फार्मूलाज में हमने इसको डिस्कस किया था, वो 2 पाई FL के बराबर होता है। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं करंट इन कैपेसिटर, तो ये भी V के बराबर होगा अपॉन XC। और XC जो है
वो आपको पता है किसके बराबर है, XC बराबर है 1/2π/FC के बराबर है। और इसको जब हम इन्वर्स करते हैं तो फिर ये ऊपर आ जाता है और ये किसके बराबर हो जाता है, V2πFC के बराबर। मतलब करंट इन कैपेसिटर जो है वो बराबर होगा V2πFC के, करंट इन इंडक्टर जो है वो बराबर होगा V/2πFL के, और करंट इन रेसिस्टर जो है वो बराबर होगा V/R के। ठीक है, वेक्टर सम लेते हैं इसका। वेक्टर सम इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, IT से। तीनों करंट का अगर हम वेक्टर सम लेते हैं तो ठीक है, तो ये IT किसके बराबर होगा, वेक्टर सम और IR प्लस IL प्लस IC के, रूट लेंगे दोनों साइडों पे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, IR स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर। इसके ऊपर होल स्क्वायर ले लें, IR स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। ये वेक्टर सम है, वेक्टर सम करंट का ये आ गया। ठीक है भाई, अब यहाँ से मिटाऊँ, थोड़ा सा ऊपर जगह बनाता हूँ। Now we know that at resonance, IL and IC, current in inductor and current in capacitor are equal and opposite, बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन अपोजिट होंगे, हैंस लिहाजा रिजल्ट क्या निकलेगा, कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल ईच अदर। और रिजल्ट क्या निकलेगा फिर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, नेट रिएक्टिव करंट इज इक्वल टू 0। नेट करंट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो इक्वेशन है हमारी IL प्लस IC, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ दिखाता हूँ अभी आपको। Hence equation becomes, अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर सम ऑफ करंट IR स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या रिजल्ट आ गया, 0। ठीक है भाई, और यहाँ पर ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, ये तो 0 ही हो गया सारा का सारा। तो IT जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, IR के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है now at this level इसके ऊपर करंट जो है वो मिनिमम वैल्यू पे होगा, करंट जो है वो मिनिमम वैल्यू पे होगा, मिनिमम वैल्यू बिल्कुल कम वैल्यू इसकी करंट की हो जाएगी। क्यों भाई करंट की वैल्यू कम क्यों हो जाएगी, आप सोचिए ना ज़रा भाई। आपका कंडक्टर की तरफ
कैपेसिटर है वहाँ पर करंट आपका गायब, इंडक्टर है वहाँ पर करंट आपका गायब। अब किस जगह करंट बचता है? सिर्फ रेसिस्टर में, और रेसिस्टर में करंट तो वैसे ही करंट की ऐसी तैसी रेसिस्टर तो कर देगा। सोचिए ज़रा, रेसिस्टर का तो काम ही क्या है? करंट के फ्लो को रोकना। तो बचा ही वहाँ पर रेसिस्टर है, तो वहाँ पर तो ऑलरेडी करंट की मिकदार बहुत ही थोड़ी होगी। तो इस लेवल पे जब रिसोनेंस आ जाएगा, आपकी करंट की मिकदार किस पे होगी? एट दिस लेवल मिनिमम लेवल पे होगी, मिनिमम वैल्यू होगी इसकी, करंट की मिनिमम वैल्यू होगी आपकी। ठीक है भाई, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ जो बना हुआ है, ग्राफ से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ में आपको बना के दिखा के समझा देता हूँ कि भाई ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है। हेडिंग डाल दीजिए, ग्राफ ऑफ करंट, ग्राफ ऑफ करंट आई अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, ग्राफ ऑफ करंट आई अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी f for parallel resonance circuit, for parallel resonance सर्किट। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ होता है। अब इस पे वैल्यूज़ आपको चेक करनी है। ये टैंक शेप का, इसको टैंक वाली शेप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर करंट है, करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये ज़ीरो वैल्यू है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये करंट के वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें फ्रीक्वेंसी कहाँ पर चाहिए? जहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगी एग्जैक्टली। ये फ्रीक्वेंसी की कौन सी वैल्यू होगी? रेसिस्टर वाली, रेसिस्टर वाली। यहाँ पर जो करंट होगा वो मिनिमम क्वांटिटी का करंट होगा, और यहीं पर जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो भी मिनिमम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ले लेते हैं। ये पॉइंट अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं देखता हूँ करंट की क्या पोजीशन है, देखें यहाँ पर करंट की वैल्यू 6 आ रही है, और नीचे आ जाऊँ, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जा रही है? 2। मतलब स्टार्टिंग के अंदर कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा करंट की मिकदार मिल रही है, क्योंकि अभी रिसोनेंस पे नहीं पहुँचे ना हम, अभी रिसोनेंस पे नहीं पहुँचे। फिर थोड़ा सा और आगे चलें तो यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो फ्रीक्वेंसी की 3 है। इस पॉइंट पे चेक करते हैं, इस पॉइंट पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 8 आ रही है, और करंट की वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही है। मतलब स्टार्टिंग में भी करंट की वैल्यू बहुत हाई है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, वेव्स जैसे जैसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती चली जा रही हैं, एनर्जी जैसे जैसे ज़्यादा स्टोर होती चली जा रही है इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर, उसी वक्त करंट की मिकदार भी बहुत ज़्यादा हाई है। ये देख रहे हैं आप, शुरू में ऐसा नहीं था। जब एनर्जी इतनी नहीं थी तो वेव्स भी इतनी फ्रीक्वेंट नहीं थी, फ्रीक्वेंसी 2 आ रही थी, लेकिन करंट की मिकदार बहुत हाई थी। फिर आगे चल के आपने देखा कि फिर फ्रीक्वेंसी जब बहुत ज़्यादा हाई हो गई, एनर्जी जब बहुत ज़्यादा हो गई, 8, और यहाँ पर इस पॉइंट पर आपका करंट भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया। लेकिन उससे पहले अगर ये जो पॉइंट है, हम इस पॉइंट को अगर हम देखें, तो ये पॉइंट अगर हम देखें तो इस पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास 5 आ रही है, और करंट की वैल्यू आपके पास मिनिमम आ रही है। तो जहाँ पर आपके पास करंट की वैल्यू मिनिमम आ रही हो जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एग्जैक्टली वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी?
रेसिस्टर वाली होगी, रेसिस्टर वाली होगी FR। ये जो ग्राफ है आपको यही बात समझा रहा है, ठीक है भाई, कि इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें, इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर जो है आपके पास करंट की वैल्यू भी कम है, बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर, और फ्रीक्वेंसी आपकी ये आ रही है, दरमियान वाली फ्रीक्वेंसी, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो। ठीक है भाई, बहरहाल ये ग्राफ को लेके इतनी ज़्यादा मैं बात कर नहीं सकता, क्योंकि ग्राफ को समझाने के लिए भी आपके पास ठीक ठाक जो है ना ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए। बहरहाल नो डाउट ये मुश्किल टॉपिक था, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, नोट्स भी लिखवा दिए। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।